हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के बारे में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है जो ऑलरेडी इस चैप्टर को कर चुके हैं और एक बार रिवीजन करना चाहते हैं। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स चैप्टर में आती है कि ये पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप की मैंने जो बुक रेफर करी है वो डीके गोयल है। इसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो दे रखी है ऊपर वो है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, यहाँ से यहाँ तक इस ले लो दूसरा पार्ट। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये हो गया तीसरा पार्ट। तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस, एक लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तीसरा पॉइंट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो, जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हो उसके नीचे आपको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इसी को ही तोड़ के नीचे समझाया जाता है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो अगर आपको नीचे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए तो ऊपर की डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी। और दूसरी चीज़, ये डेफिनेशन है, मीनिंग नहीं है। ये डेफिनेशन है तो आपको एज इट इज़ डेफिनेशन को याद करना होता है। अगर कोई मीनिंग होता है उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो ऊपर नीचे करके, बट डेफिनेशन को एज इट इज़ याद करना होता है। तो क्या कहता है, इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस। तो पर्सनस मतलब पर्सन नहीं है, पर्सनस है, मतलब एक से ज़्यादा होगा तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, हमें पता है इसमें। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जिन्होंने एग्री करा है कि हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का, हालांकि लॉसेस भी शेयर करते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वाला पॉइंट नीचे फीचर्स में आता है, उसमें हम समझते ही हैं अच्छे से। तो ये रही आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है पेपर में, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेन फीचर्स और एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो यार, समझा तो कोई भी देगा, इसको समझाने में कोई बड़ी बात नहीं है। समझा तो मैं 2 मिनट पे दूंगा आपको, लेकिन मेन बात है कि आपको ये पेपर में लिख के आना ना, याद होना चाहिए। तो ये वाला भी आप याद कर सकते हो, बट मैंने आपके लिए थोड़े से नोट्स बनवा के रखे हुए हैं, आप वहाँ से भी इस चीज़ को बड़े आराम से याद कर सकते हो। तो हम यहाँ से पढ़ लेंगे, ये वाले नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो पहली चीज़ क्या है, हमने पढ़ा था फीचर्स कह लो, एलिमेंट्स कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, मैंने यहाँ पर सिर्फ फीचर्स लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ है फीचर्स क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, सच पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कैन बी 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया हुआ है यहाँ पर। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म करें तो एटलीस्ट 2 बंदे होने चाहिए। और सच पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कोई माइनर ना हो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ये कॉन्ट्रैक्ट करने की काबिलियत हो इनमें। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कैन बी 50 हो सकते हैं मैक्सिमम। सेकंड पॉइंट था हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की वजह से ही तो पार्टनरशिप बनती है, एग्रीमेंट कह लो या डीड कह लो, एक ही बात है। नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट कैन बी आइदर और ओरल और रिटन। नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहाँ पर कोई लॉ नहीं लगता। आपको वाली लाइन अगर सही लगती है तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इतना भी लिख सकते हो। इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, इट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। तो इसके आगे क्या लिखेंगे आप, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट को ही डीड बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही था। तो ये तो हो गया हमारे दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखो मेन अक्षर ही समझ आ रहे हैं, अंदर का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिजनेस एग्जिस्ट होना चाहिए और प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए, कोई गलत धंधा नहीं होना चाहिए। आप और मैं मिलकर कहते हैं चलो रॉबरी करते हैं, तो रॉबरी करेंगे, प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे, लाइन तो सही बैठ रही है, लेकिन बिजनेस कौन सा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। कोई ऐसा उल्टा सीधा बिजनेस नहीं कर सकते आप, उसमें पार्टनरशिप करते हो तो वो इलीगल है। इट शुड बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग सम लीगल बिजनेस, सम इलीगल बिजनेस यहाँ पे बच्चे ने गलती से लिख दिया, बट ये लीगल बिजनेस होना चाहिए। तो पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर पार्टनर को लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा मिलेगा, बट ये बात एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखवा रखी है, आप यहाँ पर इजीली पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये था आपका ये वाला पॉइंट, और इतना ही पॉइंट था इसमें, और कोई पॉइंट है नहीं आई गेस। इसमें एक पॉइंट और है,
एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस शेयरिंग। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से एग्जांपल देके क्लास में समझाया था, दोबारा एग्जांपल मैं नहीं दे रहा, बट आपको अगर वाला एग्जांपल याद हो, मैंने गुलाटी पुस्तक भंडार वाले का एग्जांपल दिया था, तो ये वहीं से रिलेट करता है। एजेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वर्क डन बाय एजेंट इज़ वर्क डन बाय अस। तो दो पार्टनर है, एक पार्टनर कभी प्रिंसिपल हो सकता है, एक पार्टनर कभी एजेंट भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल, पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल। पार्टनर जो है एजेंट भी है, एजेंट किसका, दूसरे वाले पार्टनर का, प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल एज कैपेसिटी में तो प्रिंसिपल है ही ना। तो एन एजेंट बिकॉज टू रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स एंड बाइंड देम बाय हिज एक्ट्स, अ प्रिंसिपल बिकॉज ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है जी, तो ये था आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी टू पार्टनर, नो पार्टनर विल गेट सैलरी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6% पर एनम। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब तक सबकी सहमति ना हो तब तक नया पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। और नेक्स्ट क्या, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब जो P&L बैलेंस शीट वगैरह है, तो कोई भी पार्टनर चाहे तो देख सकता है, वो किसी को मनाही नहीं है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, इजी था ये वाला काफ़ी। तो 3 क्वेश्चन पढ़े हमने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी पेपर में आती है हर बार, वो है P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में अगर डेफिनेशन आती है तो आप यहाँ से काफ़ी इजीली लिख सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। सिंपल सी चीज़ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उसमें प्रॉफिट आता है, वही वाला प्रॉफिट आप P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हो। फिर पार्टनर के जो भी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, जो भी पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप सब P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हो। ठीक है जी, तो यही डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। आइटम्स डेबिट टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। आगे चल के हम पढ़ेंगे चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी के लिए इतना ही समझ लो कि हाँ, जो आइटम डेबिट साइड में लिखी जाती हैं वो एक एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स होती हैं। फिर ऐसा कुछ हमारा दिखता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व्स और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। और यहाँ पर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये सब चीज़ें तो आपको पता है, बट कुछ नोट्स मैंने यहाँ पर लिखवाए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। अब पहली चीज़, अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और आप एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज़ आती है, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो सैलरी हो, सैलरी टू एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी तरह का एक्सपेंस आपने जो P&L में दिखाया हो, सारे के सारे खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज मतलब कि आपका लॉस हो रहा हो तो भी आप उस चीज़ को पे करोगे। बट इन केस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वी प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस वी डू नॉट प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात तो आप दिमाग में डाल लो। दूसरी चीज़, आपका प्रॉफिट हुआ है, P&L अकाउंट का प्रॉफिट हुआ है, आप प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो। जो भी आपका P&L की आइटम है, P&L एप्रोप्रिएशन की ये जो आइटम है, सैलरी, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तभी पे किए जाएंगी जब हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एप्रोप्रिएशंस होती हैं। एप्रोप्रिएशंस मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी पे किए जाएंगे ये वाली। ठीक है जी, एक्सेप्शंस हैं इसके कुछ, बट सिंपल चीज़ है। चार्ज कौन सी होती है चीज़ें, जो P&L की आइटम होती हैं, और जो P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम होती हैं, नाम से भी समझ आ रहा है एप्रोप्रिएशन लिख रहे हैं, तो एप्रोप्रिएशंस होती हैं ये। तो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, जो भी P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में चीज़ें आती हैं वो सब एप्रोप्रिएशंस होती हैं, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही पे करोगे। नेक्स्ट इज सैलरी को जो है ना, वो आप 12 महीने का होना चाहिए सैलरी मस्ट बी पेड फॉर 12 मंथ्स। आपको पेपर में दिया होगा कि हाँ भाई 5,000 रुपये पर महीना है, तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, तीसरी चीज़, इफ़ नो डेट इज़ गिवन फॉर ड्राइंग्स देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ टू बी चार्ज ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। अगर मान लो आपको पेपर में कहता है ड्राइंग करिए, हमने लमसम ऐसे ही मोटा मोटा दे रखे कि 10,000 रुपये की ड्राइंग करिए और कुछ नहीं कहता, तो आप लमसम बेसिस पे 6 महीने के कैलकुलेशन करोगे। बट हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, 6 महीने तो लोगे, बट देख लेना कि पर एनम लिखा है या पर एनम नहीं लिखा। अगर पर एनम लिखा हुआ है, मान लो कि 10% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 10% पर एनम, ठीक है जी, 10% PA लिखा होगा तो ही 6 महीने लेना। अगर PA नहीं लिखा होगा तो आपको सिंपल 12 महीने का लेना है।
मैं कह रहा हूँ ड्राइंग्स तो है ही आपकी 10,000 रुपये, मान लो पूरे साल की ड्राइंग करी हुई है आपने 10,000 रुपये, ऐसे कोई डेट नहीं बता रखी आपको, सिर्फ लिखा है कि 10,000 की ड्राइंग करी हुई है। आप छः महीने का उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू रेट, इंटू 6/12 करोगे आप, जब पर एनम लिखा हो। अगर पर एनम नहीं लिखा होगा तो आप 12/12 करोगे। ठीक है जी, ये वाली चीज़ मैंने आगे लिखवा भी रखी है, आपको नोट्स में भी दिख जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, इन केस एनी आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन सच एज मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एक्सेट्रा, देन फर्स्ट प्रिपेयर P&L अकाउंट। आपको पता ही है जब भी कोई आइटम आती है ऐसी जो P&L से रिलेटेड है, देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट लिखना होता है, तो प्रॉफिट तभी तो लिखोगे जब P&L एप्रोप्रिएशन का सही वाला प्रॉफिट आया होगा। अगर आपको ये बोला जाए कि अभी तो मैनेजर कमीशन देना रहती है, मैनेजर कमीशन P&L का आइटम है, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन देना रहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी P&L का आइटम है, या फिर रेंट देना रहता है, तो इन दीज केसेस आप पहले P&L अकाउंट बनाओगे। तो क्या कहते हैं हम आगे, इसका एक आगे 4A पॉइंट है, इसका मैंने कहीं और लिखवा दिया था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4.1 था, 4A यहाँ पर है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, rent to partners, manager commission etc. are charged against profit and hence will be debited to profit and loss account even if firm incurs losses। सिंपल सी चीज़ है, ये सब चीज़ें मैंने आपको जो बताई थी, ये सब जो भी चीज़ हो यार P&L अकाउंट की, पहली चीज़ तो आप P&L अकाउंट पहले बनाओगे ही अगर आपको कोई P&L का आइटम दे रखा है, और दूसरी चीज़ ये सब चार्ज होती हैं। आप ये नहीं सोचो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये तो देना ही है ना, चार्ज है। और ये तो था 4A, और नेक्स्ट 4B पॉइंट आता है इसमें, फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, अब देखो तीन चीज़ें का मैंने यहाँ पर आपको जिक्र किया है, एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन को अलग रखो, बाकी देखो दोनों में पार्टनर आ रहा है, हर पार्टनर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये बोलूँ कि P&L एप्रोप्रिएशन में लिख दो इसको, है ना। P&L एप्रोप्रिएशन में स्पेसिफाइड चीज़ें हैं वही आती हैं और कोई नहीं आती। ठीक है जी, अब ये जो चीज़ें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट टू पार्टनर, अब इसमें एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आपको P&L, देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो P&L का पार्ट है, ऑब्वियसली आप P&L तो बनाओगे ही उसमें, बट आप वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जब दोगे, मान लो A को दे रहे हो, उसके बाद उसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र मत करना। A को आप जब P&L अकाउंट बनाओगे वहाँ पर लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन A लिखोगे, A वहाँ पर आ रहा है, लेकिन आप वहाँ से उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करोगे, उसके लिए आप एक अलग सेपरेट अकाउंट बनाओगे पार्टनर लोन अकाउंट के नाम से। P&L एप्रोप्रिएशन की जो भी आइटम है वो सारी जाती हैं अपना कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है इसके लिए अलग से सेपरेट अकाउंट बनेगा, रेंट के लिए भी अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा। ये दोनों चीज़ें स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र मत करना। P&L अकाउंट बनाओगे वहाँ तो लिखोगे ही, लेकिन वहाँ से पार्टनर कैपिटल में नहीं जाना चाहिए, ये अलग से इसके लिए रेंट के लिए भी, और साथ ही साथ जो दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, इन दोनों के लिए अलग अकाउंट बनेगा। यहाँ पर मैंने नोट लिखवाया हुआ है कि आपको किस तरह का अकाउंट बना, वी विल प्रिपेयर सेपरेट लोन अकाउंट एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी क्रेडिट टू दैट अकाउंट, नॉट टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसा ही मैंने सेम उसके लिए भी लिखवा रखा है आपका रेंट के लिए कि रेंट पेबल अकाउंट अलग से बनेगा। ये आप नोट्स मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो ये था आपका 4th पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, इन केस ऑफ लॉस वी डू नॉट प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑब्वियसली अभी बताया ही था मैंने आपको। नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो अभी मैंने बात कही थी वही लिखी हुई है कि अगर पर एनम लिखा है और पर एनम लिखा है तो डिफरेंस क्या आता है। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ पर एनम और PA इज रिटर्न आफ्टर ड्राइंग्स देन कंसीडर 6 मंथ्स। अगर नहीं लिखा पर एनम तो क्या करोगे, 6 मंथ नहीं लोगे, पूरे 12 महीने लोगे। ठीक है, नीचे वो पूरी बात लिखी हुई है। तो ये था आपका 6th पॉइंट। 7th पॉइंट कहता है, अच्छा एक बड़ा वर्ड यूज़ करा होता है डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन में। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है? डिविजिबल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। दैट मीन्स जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हो उसके लास्ट में जो प्रॉफिट आता है ना, P&L एप्रोप्रिएशन के लास्ट वाला जो प्रॉफिट है उसको आप डिविजिबल प्रॉफिट कहते हो। ठीक है जी, ये था आपका 7th पॉइंट। और 8th पॉइंट आपको बाद में दिख जाएगा, वो मैंने एक पॉइंट से रिलेट करा हुआ है तो बाद में दिखा दूंगा मैं आपको 8th पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका, अब सीरीज़ में चल रहे थे हमने पहली चीज़ पढ़ी थी कि भाई पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, दूसरी चीज़ फिर हमने पढ़ी कि हमारे फीचर्स क्या होते हैं, तीसरी चीज़ पढ़ी हमने कि भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है तो क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं, फिर चौथी चीज़ पढ़ी कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं और उसके क्या क्या रूल्स रहते हैं, कुछ नोट्स में हमने लिखा। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में बी मेंटेन्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से हैं?
दो बातें हो सकती हैं, या तो कैपिटल फिक्स होगा या तो फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग होगा। अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। ये काफ़ी ईजी चीज़ है, या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप पहली चीज़ क्या बनाते हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख देते हो जो दिया होता है आपको। अगर सारा बैलेंस इधर का दिया हो तो इधर लिखोगे, उधर वाला है तो उधर लिखोगे, और आपका अगर कुछ एडिशनल कैपिटल है तो उसको यहाँ पर एंट्री करके लिख दोगे, और अगर कुछ यहाँ पर आउट ऑफ कैपिटल आपने ड्राइंग करी है तो उसको यहाँ लिख दोगे, आपका बैलेंस बच जाएगा। क्योंकि पार्टनर कैपिटल फिक्स रखना है तो आप इतना सही अकाउंट बनाते हो, इसमें और कुछ नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं करंट अकाउंट बनाते हो। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से आ जाएगा, सैलरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से आ जाएगा, और कमीशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से आ जाएगा, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, और इन केस ऑफ लॉस तो अदर साइड पे आएगा। और यहाँ पर आपको ड्राइंग्स लिखनी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको यहाँ पर ड्राइंग्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना पड़ेगा, और ये तो बता ही दिया था कि लॉस यहाँ पर आता है। और अगर डेबिट बैलेंस हो तो यहाँ पर आता है, क्रेडिट हो तो यहाँ आता है, ये तो हमें पता ही है। फिर यहाँ पर इसका कुछ बैलेंस बच जाता है। ये था कि अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स हो। अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही अकाउंट बनाते हो, पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैंने ये याद करने के लिए बोला, बट पेपर में आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही लिखोगे। वैसे आप क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा लिख सकते हो वहाँ पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हो, इसमें आप कैसा बनता है, सेम जैसे पहला करंट अकाउंट था वैसा ही बनता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ओपनिंग बैलेंस में जो है वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस आ जाता है। नॉर्मल अकाउंट है आपका, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट लिखते हो आप यहाँ पर। फिर एडिशनल कुछ इसने इंट्रोड्यूस कराओ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आइटम है सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी, और इधर वाली इधर आ जाएंगी। डेबिट वाली क्रेडिट में आ जाएंगी, क्रेडिट वाली डेबिट में चली जाएंगी। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट काफ़ी ईजी सा डिफरेंस है। आप चाहो तो इसको खुद भी पढ़ सकते हो, मैं फिर भी फटाफट पढ़वा देता हूँ। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड द बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ऑब्वियसली जब कैपिटल आपने फिक्स रखा हुआ है तो वो सेम ही रहेगा, चेंज क्यों होगा। बट एक ही चीज़ है कि आपने कुछ इंट्रोड्यूस करा दिया या कुछ ड्राइंग कर ली आउट ऑफ कैपिटल तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्या आपका, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड ईच पार्टनर हैज़ टू अकाउंट्स नेमली कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ऑब्वियसली हमने बात ही पढ़ी है अभी पीछे कि कब फिक्स्ड होता है दो अकाउंट बनाते हो, जब आपका फ्लक्चुएटिंग होता है तो एक ही अकाउंट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट शोज अ नेगेटिव बैलेंस और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो अ नेगेटिव बैलेंस। यहाँ पर तो ऑलवेज अ नेगेटिव बैलेंस यहाँ पर शो कर सकता है नेगेटिव बैलेंस, ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ है, और कुछ है नहीं इसमें। आपको ये 3 पॉइंट याद करवा दिए, काफ़ी है। नेक्स्ट आती है आपकी बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये 7th पॉइंट कि मैनेजर्स कमीशन के बारे में। आप बहुत तंग करता है मैनेजर कमीशन वाला, हो सकता है मैं इसके लिए अलग भी वीडियो बना दूं मैनेजर कमीशन का, भाई बिफोर और आफ्टर का जो पंगा रहता है। बट यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बस इसको मन में रखो। आपको पेपर में लैंग्वेज देखनी है, बस इंग्लिश आती है ना आपको तो हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा होगा वहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उस कमीशन को चार्ज करने के बाद। और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग होगा तो 10/100, 5/100, आफ्टर चार्जिंग होता तो 10/110, 5/105, ठीक है जी। तो ये लाइन ऐसी ही होनी चाहिए सेम पेपर में, ऐसा ना हो आफ्टर चार्जिंग सैलरी, अरे आफ्टर लिखा हुआ है चलो 5/105, नहीं, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन लिखा हो ना तो भी मैं मान जाऊंगा कि हाँ चलो ठीक है 10/110 ही लिखोगे आप। आफ्टर होना चाहिए बस, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सैलरी नहीं चलेगा, कमीशन तो वहाँ पर होना ही चाहिए, ठीक है जी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। अच्छा, मैनेजर कमीशन की बात करूँ मैं, पार्टनर कमीशन में होगा तो भी सेम ही बात है, कोई अलग नहीं है। कमीशन की बात कर रहे हैं, मैनेजर्स की नहीं, मैनेजर का हो या पार्टनर का कमीशन हो, कोई अलग बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपके बाद ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स निकालने के कई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कई सारे तरीके आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के। पहला सिंपल मेथड है, जो भी आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग होती है आप उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हो इंटू मंथ्स अपॉन 12, जैसे 6/12 भी आपने अभी बीच में किया था, वो सिंपल मेथड ही था। अच्छा, दूसरा आता है प्रोडक्ट मेथड, ये भी काफ़ी इजी है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। जो आप ड्राइंग्स दे रखी होगी आप उसमें से देख लोगे कितने रिमेनिंग ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स हैं, पहले मंथ्स निकाल लेना, फिर जो भी ड्राइंग्स होगी उससे मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बचपन से सीखा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी ईजी था। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला मंथली ड्राइंग्स। अब डिफरेंस क्या है ये सुनना। अब मैं पहले लाइन बढ़वा देता हूँ। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हो क्या रहा है, अभी तक आपने 2 मेथड पढ़े, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और एक तीसरा मेथड और पढ़ रहे हो।
इस तीसरे मेथड की पहचान क्या है, आपको पेपर में ऐसा लिखा होना चाहिए कि हर महीने की पहली तारीख को ये वाला अमाउंट निकाला है और हर महीने की पहली तारीख को ही निकाला और सेम अमाउंट निकाला है। दो चीज़ें हैं, एक तो सेम डेट होनी चाहिए, पूरे साल में सेम डेट होनी चाहिए, एक तारीख तो एक ही तारीख, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि अमाउंट भी सेम होना चाहिए, डेट भी वही हो और अमाउंट भी वही हो। तो पहली चीज़ क्या बोल रहा हूँ, इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो साल में दिन महीने कितने होते हैं, 12। तो टोटल ड्राइंग्स निकालोगे आप पहले, अगर वो कहता है 2000 रुपये पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग कितनी आएगी, 2000 × 12, 24 महीने हो गए, मतलब 2000 × 12 24,000 रुपये हो गए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा इंटू 6.5/12, और 6.5 को आप लिख सकते हो 13/24। अब इसको 6.5 को याद करने का ना काफ़ी बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको। आप मुझे बताओ, मंथली ड्राइंग्स है ना, मतलब साल में 12 बार निकालेगा ये, ठीक है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। 12 का आधा कर दो 6। तो हमारा कुछ लिखने का तरीका इसको ऐसा रहता है, बिगिनिंग, मिडल, एंड। मंथली ड्राइंग्स है ये, मंथली, तो आधा कितना होता है 6, ऊपर आधा ऐड कर दो 6.5 और नीचे आधा माइनस करके आता है 5.5। अगला इसमें जो मैं पार्ट करवाने वाला हूँ उसमें होगा 9 मंथली ड्राइंग्स। तो 9 महीने उसने विद ड्राइंग करी है पूरे साल में, 9 का आधा कितना होता है 4.5, ऊपर आधा प्लस नीचे आधा माइनस। नेक्स्ट आता है 6 मंथ ड्राइंग। 6 मंथ ड्राइंग मतलब पूरे साल में 6 महीने के लिए उसने ड्राइंग करी है और सेम अमाउंट की करी होगी और सेम डे पे करी होगी। 6 का आधा होता है 3, ऊपर आधा ऐड कर दो, नीचे आधा माइनस कर दो, ठीक है जी। ये आपका एक चार्ट बनता जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका क्वार्टरली ड्राइंग करी है। क्वार्टरली साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 6, 7.5, 4.5, ठीक है जी। 6 बीच में, ऊपर 7.5 है, यहाँ पर 4.5। काफ़ी इजी से था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बिगिनिंग, मिडल, एंड, याद ऐसे ही करना, बिगिनिंग, मिडल, एंड, ठीक है। मिडल वाला आपको बताई दिए, आधा करके मिडल वाला आ जाता है और ऊपर आधा ऐड कर दो, नीचे आधा माइनस कर दो, ठीक है। ऊपर जाना हो तो ऐड करना पड़ता है, नीचे जाना हो माइनस करना पड़ता है। तो ये चीज़ थी, अब आपको यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल मतलब महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को टोटल ड्राइंग निकाल लोगे, 12 महीने की है, इंटू 12 जरूर कर देना यहाँ पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12। अभी हमने देख लिया कि लास्ट में क्या लिखना होता है। फिर आता है आपका ये इसी में ही एंड ऑफ एवरी मंथ है। एवरी मंथ मतलब 12 महीने के लिए, हर महीने की आखिरी तारीख को, कोई बात नहीं, 12 बार तो करिए ना, 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग आ जाएगी आपकी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 कर ही दोगे आप। और लास्ट में क्या था आपका 5.5/12। 5.5/12 को आप 11/24 लिखोगे तो ईजिली सोल्व कर सकते हो। फिर आता है आपका 9 मंथ ड्राइंग। 9 मंथ इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड फॉर 9 मंथ। 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए मतलब टोटल ड्राइंग जब निकालोगे इंटू 9 करोगे, और लास्ट में आपको पता है 9 का होता था 4.5, 4.5 ऊपर 5 और नीचे 4.5, 4.5 हो गया, 5 ऊपर आधा और नीचे माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये बिगिनिंग, मिडल, एंड का दोबारा से आप केस आता है यहाँ पर। और तीसरी चीज़ आती है आपकी 6 महीने की ड्राइंग है, तो टोटल ड्राइंग निकालते समय इंटू 6 करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 का आधा 3, तो 3 आ गया। बिगिनिंग, मिडल, एंड ऐसे ही लिखवा रखा है जैसे भी मैंने चार्ट में समझाया। फिर क्वार्टरली आती है। क्वार्टरली में आपको इंटू 4 करना होता है क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है जी। मैंने बीच में एक कहा था कि हाँ एक पॉइंट है छोटा सा, वो बाद में करवाऊंगा। वो ये था कि डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में क्या डिफरेंस है। काफ़ी आसान ही चीज़ है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कि आपको ड्राइंग दे रखा है तो आप कहते हो ठीक है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे, लेकिन कहता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, तो उससे क्या होता है ना यार, अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो उस पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकाल सकते। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो उससे कैपिटल कम हो रहा है। जैसे नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से कैपिटल बढ़ जाता है, वैसे ही ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करने से कैपिटल कम हो जाता है। अपोजिट है, जैसे अगर एडिशनल कैपिटल है ना, उससे आप कैपिटल बढ़ाते हो इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। इससे ही अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल लिखा है तो उससे कैपिटल कम हो जाएगा आपका, फिर इंटरेस्ट आपको कम चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ थी है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में काफ़ी अच्छा है, ये ज़रूर आप ध्यान से देखें इसको। क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उसके वैसे ही यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। कैपिटल तो दे रखा है लेकिन परसेंटेज नहीं दे रखी ना, तो कोई बात नहीं, नो इंटरेस्ट। When partnership agreement provides for interest on capital but is silent on treating interest as a charge or appropriation, अब क्या करें भाई, पार्टनरशिप में लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि इंटरेस्ट इतना है, लेकिन ये नहीं लिखा कि चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। तो
क्या करना चाहिए, अब केस पढ़ते हैं। इन केस ऑफ लॉस, अगर हमारा लॉस है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे हम, और हमारा प्रॉफिट है बट वो इक्वल या मोर देन है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो आपका अगर 10,000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट भी 10,000 बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट दे दो। आपका 10,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट 8,000 बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट अभी भी दे सकते हो। ये वाली बात लिखी हुई है यहाँ पर, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से, तो क्या करना है, रेशियो लेनी पड़ती है हमें इसमें। अगर आपने अच्छे से चैप्टर किया होगा तो आपको याद होगा, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, निकाल लो। लेट्स से कि 10% है, एक का 2 लाख का, एक का 1 लाख है कैपिटल, तो 20,000 और 10,000 टोटल 30,000 हो गए। तो लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट इतना है नहीं, मान लो प्रॉफिट 15,000 है, तो 15,000 को इस 20 और 10 की रेशियो निकाल लो। 20 और 10 की रेशियो आती है आपकी 2:1। 15,000 को 2:1 में बांट देना, एक को 10 मिलेंगे, एक को 5 मिलेंगे। ओरिजिनल जो बन रहा था वो नहीं मिलेगा, जितना प्रॉफिट आपके पास उतना ही दे सकते हो आप। नेक्स्ट आता है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। अगर चार्ज है तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, हम फुली देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक था आपका। अब आगे आती है बात टेबल शोइंग एडजस्टमेंट की। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पे मैं सोचता हूँ कि एक अलग से डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा, और साथ साथ गारंटी वाला भी रहता है। तो इस क्लास को हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट और गारंटी के लिए अलग बना दूंगा और कुछ इसमें बचा नहीं है। चार्ज एक क्वेश्चन कराया था बीच में मैंने, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस क्वेश्चन लिखा था, सॉल्यूशन नहीं था वहाँ पर। आप सॉल्यूशन अपनी बुक से देख सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये था आपका थोड़ा सा चैप्टर 1 का रिवीजन। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट की और गारंटी वाले की मैं आपको बाद में दे दूँगा वीडियो, डिटेल वीडियो में बना के। तो ओके, थैंक यू।